नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। यह बुलेटिन आप सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। क्या चुनाव आयोग ने वाकई बंगाल में मैनेजमेंट किया? सुप्रश्नेत का दावा है कि चुनाव आयोग खुद को टाइगर बता रहे हैं। और उधर बंगाल विधानसभा भंग हो चुकी है, ममता सरकार का अंत हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और खुद को लेकर बड़ा दावा किया है और बताया है कि वो क्यों निशाने पर है। इतना नहीं, हवा में फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ उसका वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा बिहार में भी पुत्र वोह की नई लहर आई है और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप को अपनी ही अदालत से तगड़ा झटका लगा है। बुलेटिन में आगे ऐसी तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। टाइगर जिंदा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित बयान पर सुप्रश्नेत का पलटवार। बंगाल पहुंचकर अखिलेश बोले, मल्टी लेयर माफियागिरी से चुराया गया बंगाल का जनादेश। बंगाल विधानसभा भंग, ममता राज का अंत, शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह। फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के साथ बदसलूकी, लगे चोर चोर और जय श्री राम के नारे। तमिलनाडु में छिड़ा संग्राम, टीवीके के 107 विधायकों के इस्तीफे की धमकी। अब शुरू करते हैं सुप्रश्नेत के ज्ञानेश कुमार पर दावे को लेकर। कांग्रेस नेता सुप्रश्नेत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बंगाल चुनाव में पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि पत्रकारों के एक समूह से मुलाकात के दौरान चुनाव आयुक्त का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था। सुप्रिया के मुताबिक ज्ञानेश गुप्ता ने खुद को बार बार टाइगर जिंदा है कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर कई बार गर्व से कहा कि उन्होंने बंगाल जिता दिया है। कांग्रेस नेता ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एक बेशर्म इंसान करार दिया। दरअसल विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस बीच ये दावा चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलों को और बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बंगाल का जनादेश चुराया है। उन्होंने दीदी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप चुनाव हारी नहीं हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ी धांधली की है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को मल्टी लेयर माफियागिरी करार दिया। अखिलेश का कहना है कि बंगाल में बंदूक की नोक पर वोट डलवाए गए। उन्होंने दावा किया कि करीब 32 लाख वोटरों के नाम जानबूझकर लिस्ट से हटा दिए गए। अखिलेश ने काउंटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग भी की। उन्होंने ममता और अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा भी बताया। सपा प्रमुख के मुताबिक अधिकारियों को बीजेपी ने जीत के बदले अच्छे पदों का लालच दिया था। अखिलेश ने कहा कि ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है और वो हार नहीं मानेंगी। अखिलेश यादव ने बंगाल में कहा कि उन्होंने बीजेपी को हराकर और अयोध्या में जीत दर्ज कर खुद को उनके निशाने पर ला दिया है। ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से पूछा गया कि अगला टारगेट आप हैं, तो अखिलेश ने कहा कि उनसे 2 बड़ी गलतियां हो गई हैं। पहली गलती यह रही कि उन्होंने बीजेपी को चुनावी मैदान में हरा दिया और दूसरी बड़ी गलती यह है कि उन्होंने अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी को मात दी। अखिलेश का मानना है कि इन जीतों की वजह से वो अब सत्ता पक्ष के सीधे निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग अब उन्हें अपना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग हो गई है। राज्यपाल RN रवि ने राज्य की विधानसभा को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया। यह फैसला तब आया जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। अब बंगाल में 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस के शासन का अंत हो चुका। हालिया चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी की नई सरकार शपथ लेगी। इससे पहले शुक्रवार शाम को बीजेपी के सभी नए विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। इस बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में बदसलूकी और नारेबाजी हुई। महुआ मोइत्रा ने इंडिगो की फ्लाइट में अपने साथ हुई बदसलूकी का एक वीडियो शेयर किया। महुआ कोलकाता से दिल्ली एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में सवार कुछ लोगों ने उन्हें देखकर भद्दे कमेंट्स किए। जब फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई तो इन लोगों ने उनके पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो में कुछ लोग चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुआ का कहना है कि ये कोई आम नागरिक का गुस्सा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर से उन लोगों की पहचान करने की मांग की। सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इन हुड़दंगियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने को कहा। मुआ ने इस मामले में ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं को टैग भी किया।
तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर जारी खींचतान के बीच अभिनेता विजय की पार्टी ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उनके सभी 107 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। यह कदम तब उठाया जाएगा जब डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई भी जबरन सरकार बनाने की कोशिश करेगा। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद राज्य में सरकार बनाने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। विजय के खेमे में इस बात को लेकर काफी नाराजगी और बेचैनी देखी जा रही है। टीवीके का मानना है कि जनादेश उनके पक्ष में है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि खुद विजय ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के भीतर नंबर गेम और देरी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि राज्यपाल और विपक्षी दल विजय की इस चेतावनी के बाद क्या करते हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आप सत्य हिंदी को लेकर उसका काम पसंद करते हैं तो आपकी पसंद और ज़्यादा अच्छा काम करे तो उसके लिए आपको सपोर्ट भी करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम है कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। बुलेटिन में अब आगे देखते हैं। बिहार में निशांत समेत 4 दिग्गज पिताओं के बेटे बने मंत्री। टीसीएस केस में निदा खान को लिया कस्टडी में। हाईकोर्ट का एनडीटीवी को नोटिस, अनिल अंबानी ने मांगे 2 करोड़। और ट्रंप का 10% ग्लोबल टैक्स अवैध, अमेरिकी कोर्ट की रोक। बिहार कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने, जिससे राज्य में परिवारवाद की नई चर्चा शुरू हो गई। सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का रहा। निशांत कुमार को बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि निशांत ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते आए हैं। निशांत के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को भी इस नई कैबिनेट में जगह मिली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को एनडीए की एकजुटता के तौर पर पेश किया। हालांकि पीएम मोदी अक्सर मंचों से परिवारवाद वाली पार्टियों पर हमला बोलते रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के इस कदम पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। रेप और यौन शोषण मामले में आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के करीब 40 दिनों बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। नासिक एसआईटी और संभाजीनगर पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। निदा खान टीसीएस कंपनी में काम करती थी, लेकिन फिलहाल वो वहां से सस्पेंड चल रही हैं। हाल में नासिक की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पुलिस का दावा है कि निदा के तार मलेशिया और मालेगांव से भी जुड़े हुए हैं। पूछताछ के लिए पुलिस को उनकी कस्टडी की सख्त जरूरत थी। फिलहाल पुलिस निदा को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद अब मामले में कई नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारी अनिल अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एनडीटीवी के खिलाफ का केस दर्ज किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि ये चैनल उनके खिलाफ गलत खबरें दिखा रहा है। अंबानी का कहना है कि एनडीटीवी जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया ये सब अडानी ग्रुप की मदद करने के लिए किया जा रहा है। अंबानी के मुताबिक उनके खिलाफ पिछले कुछ महीनों में 72 भ्रामक खबरें चलाई गई। इन खबरों का मकसद रिलायंस की कंपनियों को लेकर मार्केट में डर पैदा करना था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि रिलायंस कंपनी के मामलों में उनका नाम घसीटना बिल्कुल गलत है। इस मामले में कोर्ट ने अब एनडीटीवी और राहुल कमल समेत कई लोगों को नोटिस भेजा है। अनिल अंबानी ने हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने कहा यह मामला बोलने की आजादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब इस पूरे विवाद पर अगली सुनवाई जुलाई के महीने में की जाएगी। अमेरिकी अदालत ने भारत समेत दुनिया पर लगाए गए ट्रंप के 10% टैक्स को अवैध घोषित कर दिया। दरअसल ट्रंप ने फरवरी में एक पुराना कानून इस्तेमाल कर यह भारी भरकम टैक्स थोप दिया था। अमेरिका के 24 राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था। अब अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने 1970 के दशक के कानून को गलत इस्तेमाल किया। जज ने आदेश दिया कि जिन कंपनियों से यह टैक्स वसूला गया है उन्हें 5 दिन में पैसे वापस किए जाएं। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लगने वाले पुराने टैक्स अभी भी जारी रहेंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि देश के व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन आर्थिक जानकारों ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील कर सकती है।
भारत के लिए खबर राहत भरी है क्योंकि उससे हमारे निर्यातकों पर बोझ कम होगा। अब ये बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ट्रंप ने हमलों को बताया लव टैप, सीज फायर बरकरार। कमला हैरिस का दावा, ईरान युद्ध का असली विनर है रूस। हॉर्मुज संकट पर यूएनएससी प्रस्ताव, रूस चीन लगा सकते हैं वीटो। रूस चीन का मानना, प्रस्ताव ईरान पर पाबंदी की कोशिश। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम अभी भी जारी है। ट्रंप ने अमेरिकी हमलों को सिर्फ एक मामूली चोट यानी लैपटॉप बताया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया था जो उनके जहाजों को निशाना बना रहे थे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के जवाब में अमेरिका ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। दूसरी तरफ ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उसके तेल टैंकर को निशाना बनाकर नियम तोड़े हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ जा रहे जहाज पर हमला करना उकसावे वाली कार्रवाई है। हालांकि ट्रंप इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस ने दावा किया है कि ईरान युद्ध का असली फायदा रूस को मिल रहा है। कमला हैरिस का कहना है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा विजेता रूस बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप सरकार ने रूस पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी। इस ढील की वजह से रूस अब धड़ल्ले से अपना तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। हैरिस ने एक और बड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका के हथियार अब गलत जगह जा रहे हैं। उनका दावा है कि जो एयर डिफेंस और गोला बारूद यूक्रेन की मदद के लिए जाना था, उसे ईरान युद्ध में झोंका जा रहा है। इससे यूक्रेन की सुरक्षा कमजोर हो रही है और रूस के हौसले बुलंद हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन वीटो लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री रास्तों की आजादी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आया है। अमेरिका और बहरीन इस प्रस्ताव के मुख्य समर्थक हैं और खाड़ी देशों ने भी इसका समर्थन किया है, साथ दिया है। इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है, लेकिन इस प्रस्ताव की राह में रूस और चीन सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक रूस और चीन इस प्रस्ताव पर वीटो लगाने की पूरी तैयारी में हैं। उनका मानना है कि इस प्रस्ताव में के जरिए ईरान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही रूस और चीन का आरोप है कि इसमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका का जिक्र नहीं है। इन दोनों देशों का कहना है कि युद्ध शुरू करने के लिए अमेरिका और इजरायल ही जिम्मेदार हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है इस प्रस्ताव पर वोटिंग कब होगी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में मतदान हो सकता है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be